अक्सर हम यह कहते और सुनते हैं कि इस मतलबी दुनिया में ईमानदारी की कोई कीमत नहीं। लोग कहते हैं कि सीधे रास्ते पर चलने वालों को सिर्फ ठोकर मिलती है और टेढ़े रास्ते अपनाकर ही मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या बेईमानी की बुनियाद पर खड़ी की गई इमारत कभी टिक पाती है, या वक्त का एक ही झोंका उसे मिट्टी में मिला देता है? यह कहानी उसी बुनियाद की है। यह कहानी है एक सपने की, एक लालच की और उस अंजाम की जो हर उस शख्स का मुकद्दर बनता है जो यह भूल जाता है कि उसके हर कर्म का हिसाब कहीं और हो रहा है। ऊपर बैठी वह जात सब देखती है। तो आइए चलते हैं रामपुर गांव की उन कच्ची गलियों में जहां से इस कहानी ने जन्म लिया था। रामपुर नाम की ही तरह राम का बसाया हुआ एक खूबसूरत गांव था। शहरों के शोर शराबे से दूर यहां जिंदगी आज भी सुबह मुर्गे की बांग से शुरू होती और शाम को घर लौटते मवेशियों के गले में बंधी घंटियों की आवाज के साथ खत्म हो जाती थी। यहाँ के लोग जमीन से जुड़े थे। उनकी दुनिया खेत की मेड़ से शुरू होकर खेत पर ही खत्म हो जाती थी। यहाँ कोई बहुत अमीर नहीं था, पर दिल का गरीब भी कोई नहीं था। सब एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे। इसी गांव के एक छोर पर रामचरण का छोटा सा मिट्टी का घर था। रामचरण एक निहायत ही ईमानदार और मेहनती किसान था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी जमीन मां की सेवा में गुजार दी थी। धूप हो या बारिश, उसके कदम कभी रुके नहीं। उसकी पत्नी शांति एक भोली भाली और नेक औरत थी। दोनों की दुनिया उनका इकलौता बेटा नंदलाल, जिसे सब प्यार से नंदू कहते थे, उसी के इर्द गिर्द घूमती थी। रामचरण का बस एक ही सपना था कि उसका बेटा वह जिंदगी न जिए जो उसने जी है। वह चाहता था कि नंदू खूब पढ़े लिखे, बड़ा आदमी बने और उनके सारे दुख सारी तकलीफें दूर कर दे। उसने अपनी छोटी सी खेती से जैसे तैसे पैसे जोड़कर नंदू को गांव के स्कूल में पढ़ाया। नंदू पढ़ने में होशियार था, लेकिन उसका मन गांव में नहीं लगता था। उसे अपने बाबा की तरह धूप में जलना और मिट्टी में सना रहना पसंद नहीं था। जब वह कभी कभी कस्बे में जाता तो वहां की साफ सुथरी सड़कें, बड़ी बड़ी दुकानें और शहरी बाबुओं के चमकते कपड़े उसे अपनी ओर खींचते थे। उसके अंदर एक आग थी, जल्द से जल्द अमीर बनने की आग। वह एक ऐसी जिंदगी चाहता था जहां मेहनत कम और पैसा ज्यादा हो। जैसे ही उसने 10वीं पास की, उसने अपने बाबा से जिद पकड़ ली। बाबा, मैं अब और नहीं पढ़ूंगा, मुझे शहर जाना है, मुझे काम करना है। रामचरण ने उसे समझाया, बेटा अभी तेरी उम्र पढ़ने की है, थोड़ा और पढ़ ले, फिर कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। नहीं बाबा, नंदू ने जिद करते हुए कहा, शहर में काम करके मैं ज्यादा कमा लूंगा। मैं आप लोगों को यहां से निकालकर शहर ले जाऊंगा, फिर आपको खेत में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बेटे की आंखों में अपने लिए प्यार और फिक्र देखकर रामचरण का दिल पिघल गया। उसने अपनी पगड़ी उतारकर नंदू के कदमों में रख दी और कहा, बेटा जा, अपने सपने पूरे कर, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारी इज्जत और ईमानदारी है। इस पर कभी दाग मत लगने देना। नंदू ने अपने बाबा को गले लगाया और कसम खाई कि वह उनका सर कभी झुकने नहीं देगा। अगले हफ्ते शांति के बनाए हुए लड्डू और रामचरण के दिए हुए कुछ पैसों के साथ नंदू शहर की तरफ निकल पड़ा। शहर रामपुर से बिल्कुल अलग था। यहाँ हर तरफ दौड़ती भागती जिंदगी थी। ऊंची ऊंची इमारतें थीं और लोगों के पास एक दूसरे के लिए वक्त नहीं था। नंदू को शुरू में बहुत अजीब लगा। कई दिन तक वह काम ढूंढता रहा, ठोकर खाता रहा, जेब के पैसे भी खत्म होने लगे। फिर एक दिन उसकी किस्मत ने करवट ली। उसे शहर के सबसे मशहूर कपड़े के शोरूम पुरुषोत्तम टेक्सटाइल्स में एक हेल्पर का काम मिल गया। दुकान का मालिक सेठ पुरुषोत्तम दास एक परख वाला जौहरी था। वह इंसान को देखते ही पहचान लेता था। वह एक बहुत ही नेक दिल और धार्मिक इंसान थे। उन्होंने नंदू की आंखों में एक चमक देखी और उसकी जरूरत को समझा। नंदू ने काम में अपना जी जान लगा दिया। वह सुबह सबसे पहले दुकान खोलता, रात को सबके जाने के बाद सारी सफाई करके हिसाब मिलाकर जाता। उसकी मेहनत और लगन देखकर सेठ पुरुषोत्तम दास उससे बहुत प्रभावित हुए। उनके अपने कोई बेटे नहीं थे, सिर्फ 2 बेटियां थीं जिनकी शादी हो चुकी थी। उन्हें नंदू में एक बेटे की छवि दिखने लगी। साल भर के अंदर ही
नंदू हेल्पर से सेल्समैन बन गया और फिर अगले 2 साल में वह दुकान का मैनेजर बन गया। सेठ जी अब उम्र के उस पड़ाव पर थे जहां वह आराम चाहते थे। उन्होंने नंदू पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया था। धीरे धीरे उन्होंने पूरी दुकान की जिम्मेदारी नंदू के कंधों पर डाल दी। कैश काउंटर से लेकर माल मंगवाने तक सब कुछ नंदू ही देखता था। सेठ जी बस शाम को आकर दिन भर का हालचाल पूछ लेते थे। शुरू में सब कुछ रामचरण की सीख के मुताबिक चला। नंदू पूरी ईमानदारी से काम करता। वह हर महीने अपनी तनख्वाह से पैसे बचाकर घर भेजता। रामचरण और शांति गांव में फख्र से कहते कि उनका बेटा शहर में बड़ा अफसर बन गया है। लेकिन शहर की हवा में लालच घुला हुआ था। नंदू ने अपने आसपास के लोगों को देखा। कम उम्र के लड़के महंगी बाइकों पर घूमते, ब्रांडेड कपड़े पहनते, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाते। उसकी 15,000 की तनख्वाह उसे अब कांटे की तरह चुभने लगी। उसे लगने लगा कि वह इतनी मेहनत करता है पर उसके हाथ क्या आता है, बस गुजारा। इसी कशमकश में एक दिन एक घटना घटी। दुकान पर बहुत भीड़ थी। एक अमीर ग्राहक ने जल्दी जल्दी में 50,000 का सामान खरीदा और गलती से काउंटर पर 55,000 रुपए छोड़ गया। जब भीड़ कम हुई तो नंदू की नजर उन अतिरिक्त नोटों पर पड़ी। एक पल के लिए उसके दिल में ख्याल आया कि सेठ जी को बता दे। फिर शैतान ने उसके कान में फुसफुसाया, 5,000 ही तो हैं। सेठ जी के लिए समुंदर में एक बूंद के बराबर है, लेकिन तेरे लिए ये बहुत कुछ है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं देख रहा था। कांपते हाथों से उसने वह 5,000 का नोट उठाया और अपनी जेब में डाल लिया। उस रात उसे नींद नहीं आई। एक तरफ उसके बाबा का चेहरा था, दूसरी तरफ उन 5,000 से खरीदे जा सकने वाले सपने। आखिरकार सपने जीत गए और जमीर हार गया। यह बस शुरुआत थी। एक बार जब दरवाजा खुल जाए तो लालच का सैलाब रोकना मुश्किल हो जाता है। अब नंदू ने नए नए तरीके ढूंढ लिए थे। वह ग्राहकों को बिना बिल के सामान बेचता और पैसा अपनी जेब में रखता। वह स्टॉक में से महंगे कपड़े निकालकर आधी कीमत पर चोर बाजार में बेच देता। वह हिसाब किताब में ऐसी हेराफेरी करता कि सेठ जी को कभी शक ही न हो। हर महीने वह 20 से 25,000 रुपए बेईमानी से कमा रहा था। अब नंदू की जिंदगी बदल चुकी थी। उसने शहर में एक अच्छा सा फ्लैट किराए पर ले लिया था। वह महंगे कपड़े पहनता, अच्छे रेस्टोरेंट में खाता। उसने एक नई बाइक भी खरीद ली थी। जब वह गांव जाता तो उसका अंदाज ही अलग होता। वह बस से नहीं, टैक्सी बुक करके जाता। पूरे गांव के लिए मिठाई के डिब्बे, बच्चों के लिए खिलौने और अपने माँ बाप के लिए महंगे कपड़े और तोहफे ले जाता। रामचरण और शांति अपने बेटे की इस तरक्की को देखकर फूले नहीं समाते। उन्हें लगता था कि उनके बेटे ने उनकी सारी तपस्या सफल कर दी। रामचरण गांव के चौपाल पर बैठकर फखर से कहता, मेरा नंदू अब बड़ा साहब बन गया है। सेठ जी उसे अपने बेटे की तरह मानते हैं। कहते हैं नंदू के बिना तो दुकान एक दिन न चले। लाख रुपए महीना कमाता है मेरा लाल। गांव वाले भी नंदू की शान और शौकत से प्रभावित थे। जो कल तक उसे रामचरण का छोरा कहते थे, अब नंदू जी कहकर बुलाते थे। नंदू इस झूठी इज्जत के नशे में चूर था। उसकी चाल में घमंड आ गया था। वह अपने बाबा के पास बैठकर कहता, बाबा अब आप यह खेती बाड़ी छोड़ दो। क्या रखा है इस मिट्टी में? मैं हूं ना, आप बस आराम करो। रामचरण की आंखें खुशी से भर जाती। वह कहता, नहीं बेटा, यह मिट्टी हमारी मां है, इसे कैसे छोड़ दूं? तू बस खुश रह, हमारे लिए यही बहुत है। नंदू मन ही मन सोचता, गांव के लोग गांव के ही रहते हैं, इन्हें क्या पता असली जिंदगी क्या होती है। वह भूल गया था कि उसकी इस असली जिंदगी की बुनियाद कितनी खोखली और कमजोर थी। कहते हैं जब आप गलत करते हैं तो कुदरत आपको इशारे जरूर देती है, पर लालच में अंधा इंसान उन्हें देख नहीं पाता। नंदू के साथ भी यही हुआ। बेईमानी का पैसा घर तो आ रहा था, लेकिन अपने साथ बरकत नहीं, मुसीबत ला रहा था। पहला झटका तब लगा जब उसकी मां शांति अचानक बीमार पड़ गई। गांव के वैद्य और डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आया। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मजबूरन नंदू उसे शहर के एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में ले गया। वहां जांच हुई तो पता चला कि उसकी दोनों किडनी खराब हो रही हैं।
और तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। अस्पताल का बिल लाखों में था। नंदू ने जो भी बेईमानी का पैसा जोड़कर रखा था वह पानी की तरह बहने लगा। एक एक करके उसने अपनी सारी सेविंग्स मां के इलाज में लगा दी। रात रात भर वह अस्पताल के कॉरिडोर में बैठकर रोता। उसे पहली बार एहसास हुआ कि पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। महीनों के इलाज के बाद शांति आदि अधूरी ठीक होकर गांव लौटी, लेकिन अब वह पहले जैसी तंदुरुस्त कभी नहीं हो सकती थी। इलाज पर अब भी हर महीने हजारों का खर्चा था। नंदू की बेईमानी की कमाई अब दवाइयों में जाने लगी। उसका दिल थोड़ा घबराया, पर उसने खुद को तसल्ली दी, कोई बात नहीं, मां ठीक हो गई, यही बहुत है, पैसा तो मैं और कमा लूंगा। उसने अपनी चोरी का सिलसिला जारी रखा। अभी इस सदमे से परिवार उभरा ही था कि कुदरत ने दूसरी मार मारी। उस साल ऐसी तूफानी बारिश हुई कि गांव में बाढ़ आ गई। रामचरण की पूरी फसल बर्बाद हो गई और उनके मिट्टी के घर की एक दीवार भी गिर गई। गांव से फोन आया। रामचरण रो रहा था, बेटा सब कुछ तबाह हो गया, सर पर छत भी नहीं बची। नंदू ने फिर एक मोटी रकम गांव भेजी। घर की मरम्मत हुई, लेकिन जो नुकसान फसल का हुआ था उसकी भरपाई नहीं हो सकती थी। नंदू अब परेशान रहने लगा। वह इतना पैसा कमा रहा था, लेकिन उसके हाथ हमेशा खाली रहते थे। एक तरफ से पैसा आता, दूसरी तरफ से किसी न किसी मुसीबत में निकल जाता। उसकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह यह समझ ही नहीं पा रहा था कि हराम का पैसा हमेशा हराम रास्तों से ही निकल जाता है। वह बरकत नहीं, सिर्फ बेचैनी लाता है। सेठ पुरुषोत्तम दास देख रहे थे कि पिछले 2 साल से दुकान का मुनाफा लगातार गिर रहा है। बिक्री वैसी ही थी, लेकिन घाटा बढ़ता जा रहा था। उन्होंने कई बार नंदू से इस बारे में बात की। नंदू हर बार कोई न कोई बहाना बना देता। सेठ जी, मार्केट में रिसेशन है, कंपटीशन बढ़ गया है, खर्चे बढ़ गए हैं। सेठ जी को नंदू पर अंधा विश्वास था। वह उसकी हर बात मान लेते, लेकिन उनके एक पुराने मुनीम जी थे जो अब रिटायर हो चुके थे। एक दिन वह सेठ जी से मिलने आए। बातों बातों में जब दुकान के घाटे का जिक्र हुआ तो मुनीम जी ने कहा, सेठ तुम आदमी बहुत भले हो, पर बिजनेस में सिर्फ भल मनसाहत से काम नहीं चलता। एक बार सारे अकाउंट्स और स्टॉक की अचानक जांच करवा लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सेठ जी को यह बात चुभी, पर उनके दिल में भी एक शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा। उन्होंने फैसला किया कि वह बिना नंदू को बताए एक प्रोफेशनल ऑडिटर से अचानक जांच करवाएंगे। अगले हफ्ते जब नंदू सुबह दुकान पहुंचा तो उसने देखा कि सेठ जी पहले से ही वहां मौजूद हैं और उनके साथ 2 अजनबी लोग भी हैं। नंदू बेटा, ये शर्मा जी हैं, ऑडिटर हैं, बस रूटीन चेकअप के लिए आए हैं, तुम अपना काम करो। सेठ जी ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। नंदू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह समझ गया कि आज खेल खत्म होने वाला है। पूरा दिन ऑडिटर्स फाइल्स और स्टॉक खंगालते रहे। नंदू का दिल हर पल बैठ रहा था। वह बहाने से वहां से निकलना चाहता था, लेकिन सेठ जी ने उसे वहीं रुकने को कहा। शाम तक सच्चाई आईने की तरह साफ हो चुकी थी। ऑडिट रिपोर्ट में लगभग 20 लाख रुपए का घपला निकला। जब सेठ पुरुषोत्तम दास ने रिपोर्ट देखी तो उन्हें अपने आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने रिपोर्ट नंदू के सामने पटक दी। ये क्या है नंदू? उनकी आवाज में गुस्से से ज्यादा दुख और हैरानी थी। मैंने तुम्हें अपना बेटा समझा, अपनी पगड़ी तुम्हारे हाथ में दे दी और तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। नंदू के पास कोई जवाब नहीं था। वह सेठ जी के कदमों में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, मुझसे गलती हो गई, मैं लालच में अंधा हो गया था। सेठ पुरुषोत्तम दास पत्थर की मूर्ति बने खड़े रहे। उनका भरोसा टूटा नहीं था, चकनाचूर हो गया था। उन्होंने नंदू को उठाया और कहा, माफी गलती की होती है नंदू, गुनाह की नहीं। तुमने सिर्फ मेरा पैसा नहीं चुराया, मेरा विश्वास चुराया है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलनी चाहिए। उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस नंदू को अपने साथ ले गई। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई। जब रामचरण ने सुना तो उन्हें लगा जैसे उनके कानों में किसी ने पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। उनका वह फख्र, वह मान सम्मान
सब एक पल में मिट्टी में मिल गया। जिस बेटे की ईमानदारी की कस्में वह चौपाल पर खाते थे, वह एक चोर निकला। लोग उन पर ताने कसने लगे। बड़ा कहते थे, हमारा बेटा लाख रुपए कमाता है। अब पता चला कैसे कमाता था। रामचरण ने खुद को घर में बंद कर लिया। उनकी दुनिया उजड़ चुकी थी। इधर नंदू जेल की ठंडी जमीन पर बैठा अपनी किस्मत पर रो रहा था। उसकी आंखों के सामने अपने बाबा का विश्वास से भरा चेहरा, अपनी मां की ममता और सेठ जी की शफकत घूम रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि उसने चंद चमकते कागज के टुकड़ों के लिए कितने अनमोल हीरे गंवा दिए थे। झूठी शान और शौकत का नशा अब उतर चुका था और सच्चाई का कड़वा घूंट उसके हलक में अटका हुआ था। केस चला और नंदू को 2 साल की सजा हो गई। इन 2 सालों में रामपुर में बहुत कुछ बदल गया। रामचरण शर्मिंदगी के बोझ तले टूट से गए थे। उन्होंने एक फैसला किया। वो सेठ पुरुषोत्तम दास से मिलने शहर गए। उन्होंने अपनी पगड़ी सेठ जी के कदमों में रख दी और कहा, सेठ जी, मेरे बेटे ने जो गुनाह किया है उसकी माफी नहीं, पर मैं एक बाप हूं। मैं उसकी बेईमानी का बोझ लेकर मर नहीं सकता। रामचरण ने अपनी जमीन का सबसे उपजाऊ टुकड़ा बेच दिया और जो भी पैसा मिला वह सेठ जी को दे दिया। अभी मेरे पास बस इतना ही है सेठ जी, बाकी मैं अपनी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा करके चुकाता रहूंगा। सेठ पुरुषोत्तम दास की आंखें भर आईं। उन्होंने रामचरण को उठाकर गले से लगा लिया। आप जैसे ईमानदार बाप का बेटा ऐसा कैसे कर सकता है रामचरण जी? आपने ये पैसे देकर मुझे नहीं, अपनी ईमानदारी को खरीदा है। मुझे अब आपसे कुछ नहीं चाहिए। 2 साल बाद जब नंदू जेल से रिहा हुआ, वह एक अलग ही इंसान था। उसकी आंखों से घमंड का नशा उतर चुका था और पछतावे की नमी थी। वह सीधा अपने गांव लौटा। घर पहुंचा तो देखा कि उसके बाबा कितने कमजोर और बूढ़े हो गए हैं। वह अपने बाबा के पैरों में गिर पड़ा। बाबा, मुझे माफ कर दो, मैं आपका गुनहगार हूं। रामचरण ने उसे उठाया। उनकी आंखों में नफरत नहीं, सिर्फ दुख था। सज्जा काट लाया, अब पछतावा भी कर ले। उठ, कल से मेरे साथ खेत में चलना। ये मिट्टी ही अब तेरा पछतावा भी है और तेरी सजा भी। उस दिन के बाद नंदू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जिस मिट्टी से वह नफरत करता था, अब उसी मिट्टी में वह सुबह से शाम तक काम करता। जिस धूप से वह बचना चाहता था, अब उसी धूप में वह पसीना बहाता। उसने अपने बाबा के साथ मिलकर इतनी मेहनत की कि धीरे धीरे उनकी खेती फिर से लहलहाने लगी। गांव वालों ने भी देखा कि नंदू सच में बदल चुका है। धीरे धीरे उनके ताने भी कम हो गए। नंदू ने अब समझ लिया था कि महंगे कपड़ों और झूठी शान में इज्जत नहीं है। असली इज्जत अपने जमीर के सुकून में और मेहनत की रोटी में है। उसे अब लाखों रुपये नहीं चाहिए थे। उसे बस अपने बाबा की आंखों में वह खोया हुआ विश्वास चाहिए था। सालों बाद रामचरण गुजर गए। नंदू ने खेती को संभाला और गांव का एक सबसे मेहनती और ईमानदार किसान बना। उसके पास अब शहर वाली दौलत नहीं थी, लेकिन उसके पास सुकून था, इज्जत थी और एक साफ जमीर था। ये कहानी हमें बताती है कि बेईमानी की बुनियाद पर बनाया गया महल रेत का होता है, जो देर सवेर गिर ही जाता है। शॉर्टकट से मिली हुई खुशी अचानक मिलती है और अचानक ही चली जाती है, अपने पीछे सिर्फ पछतावा और बर्बादी छोड़कर। लेकिन मेहनत और ईमानदारी का रास्ता भले ही लंबा और मुश्किल हो, उस पर चलकर जो सुकून और बरकत मिलती है वह हमेशा आपके साथ रहती है। क्योंकि आप दुनिया से सब कुछ छुपा सकते हैं, पर उस ऊपर वाले से नहीं। वह सब देखता है और उसकी लाठी में आवाज नहीं होती।